जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा, डेली आपको कौन कौन से लेक्चर मिल रहे हैं। स्टैटिक जीके मिल रही है, जीके जीएस मिल रही है। स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, एक दिन प्रैक्टिस सेट मिल रहा है आपको, और एक दिन आपको थ्योरिकल मिल रहा है। इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है और मैथ आ रही है। और आपको कल से हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा स्पेशल जीडी एग्ज़ाम के लिए। जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है आपका नवंबर मंथ में और दिसंबर तक चलेंगे, उसके लिए कल से आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल आएगा। और बहुत ही मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन उसमें उठाए जाएंगे जो कि आपके जीडी में ही फंसेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बताइए। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि विधान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो लॉन्ग लगती है या फिर मैं बीच में आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग लगती है और आप बोर हो रहे हो, तो आप इसे प्लेबैक स्पीड में भी देख सकते हैं वीडियो को। इससे आपको क्या होगा, आपका टाइम की बचत होगी और जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ इसे आप जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो वास्तविक नाम था वो था आपका हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता के लिए साधारण 3 नामों का प्रयोग होता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों नामों से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दूसरा, जो कि आपका ये वाला है। उनके विशाल और महल मंदिर होते थे। ठीक है, क्योंकि देवी माता देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों में प्राप्त मृत देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1921। और ये खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी दयाराम सहनी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है?
इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 29.3%। क्योंकि देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग पर 29.3% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 27.7%। क्योंकि देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 तक मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग में फैली है, और समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक की ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि देश के कुल क्षेत्रफल में उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, और जबकि शेष 43% पर विरासतमक मैदान पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12 मील। क्योंकि प्रादेशिक समुद्र सीमा आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक 12 नॉटिकल मील भारत का संपूर्ण अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश वर्ष। क्योंकि प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.9
46 गुना 10 गुना 15 मीटर। क्या होता है? 10 गुना 15 मीटर। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है आपकी? वो है आपकी पारसेक। क्या है? पारसेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा लेड। क्या हो जाएगा? लेड। क्योंकि सीसा लेड एक धातु एवं तत्व है। काटने पर यह नीलिमा के लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर स्लेटी हो जाता है। इसे इमारतें बनाने, विद्युत कोसों, बंदूक की गोलियों पर वजन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह सोल्डर में भी मौजूद होता है और यह सबसे घना स्थिर तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शैवाल। क्योंकि शैवाल वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी यह कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। क्योंकि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं। वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, 1938 में
किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और ये कब की थी मांग? 1938 ईस्वी में ये मांग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्या होगा? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, क्योंकि सर्वप्रथम 1942 में कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा इसे व्यावहारिक रूप मतदान किया जा सका। क्रिप्स मिशन 1942 अधिराज्य की स्थापना ब्रिटिश सरकार एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना कराना चाहती थी जो एक ऐसा उपनिवेश या अधिराज्य होगा जो कि ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ब्रिटेन तथा उपनिवेशों से अपना संबंध रखेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया? ये 1916 में ये होम रूल लिंग चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगार और संचनात्मक बेरोजगार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर आपका। कृषि में मूलत किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? बताइए।
इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। क्योंकि अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने कल ये जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन में कमी नहीं होगी। उदाहरण के लिए किसी खेल पर खेती करने का कार्य 2 श्रमिक अच्छी तरह से करते हैं, परंतु उसी खेल में 5 श्रमिक लगे हुए हों तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त कर देते हैं। यदि 3 श्रमिकों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, बताइए। इसका भी आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि संचारात्मक भी मिलता है, मौसमी बेरोजगारी मिलती है और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीकथलॉन, डीकथलॉन क्या है, बताइए। ये जो है आपका, ये है 10 आइटम की प्रतियोगिता। क्या है? 10 आइटम की प्रतियोगिता। क्योंकि डीकथलॉन एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसमें 10 ट्रैक और फील्ड इवेंट शामिल हैं। ये 10 खेल हैं: 100 मीटर दौड़, कुल कूदते हुए, शॉर्ट पुल फेंकने, ऊंच कूद कूदने, 400 मीटर दौड़, दूसरे दिन 110 मीटर बांधा, और डिक्सल फेंक ध्रुव पर प्रदर्शन करके कुल स्कोर के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वॉल्ट भाले 1500 मीटर दौड़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, ढींग एक्सप्रेस क्या है, बताइए। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन आपका सी, यानी कि हिमा दास का मुंह बोला नाम। हिमा दास का मुंह बोला नाम है ढींग। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हिमा दास एक भारतीय धावक हैं। कौन है? भारतीय धावक हैं, जो कि IAAF यानी कि IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी है। ये महिला हैं और इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। ये पहली भारतीय महिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, ATM क्या होते हैं, बताइए। ATM तो आप सभी को पता है, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये क्या है? ये जो है आपका, ये है बिना स्टॉक के नकदी, यानी कि ATM में जाके आप बिना स्टॉक के अब अपना जितना भी मतलब आप कैश निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, अपना पिन डाल के। और इसकी जो आधुनिक ATM की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग जब हुआ था, वो हुआ था आपका 27 जून 1967 को। कब? 1967 को लंदन के ब्रैकले बैंक में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रथम जो उपग्रह था वो आपका था आर्यभट्ट। क्योंकि भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रशिक्षण तत्कालीन सोवियत संघ के प्रशिक्षण केंद्र स्पुतनिक यान से कॉसमॉस 3M प्रक्षेपण यान 19 अप्रैल 1975 को इसका किया गया था उद्घाटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, बताइए। तो जो नाम था वो था आपका ऑप्शन बी, यानी कि मैगेलन। ठीक है। नासा द्वारा शुक्र ग्रह की सतह का मानचित्र तैयार करने के लिए उद्देश्य 4 मई
नवासी को 1035 किलोग्राम वजनी मैगेनल अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन कौन सी है, बताइए। तो ये जो ट्रेन है आपकी, ये है मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी आपकी? मैत्री एक्सप्रेस, क्योंकि कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली यही ट्रेन है। और इसकी 2008 में इस ट्रेन का पूर्ण संचालन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था आपका? 2008 में इसका पूर्ण प्रारंभ किया गया था। और 9 नवंबर 2017 को भारत तथा बांग्लादेश में के मध्य एक दूसरी ट्रेन कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस रवाना किया गया था। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारा सेट नंबर 12 था। अगर इससे आपने 11 सेट वॉच नहीं किए हैं तो पहले आप उन्हें वॉच करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में प्रैक्टिस 13 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।